नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसी में स्वागत है। तो आज मैं फिर आप सभी के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर लेकर आया हूँ। आज 23 फरवरी है, 23 फरवरी का हिंदू न्यूज़पेपर लेकर आया हूँ। आप यूपीएससी पीटी आईएएस पीटी का जो एग्ज़ाम मई में है, उसके लिए जो भी संभावित करंट अफेयर्स बन रहे हैं, वीवीआई करंट अफेयर्स बन रहे हैं, वो सभी मैं उस न्यूज़पेपर से आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। उसका स्क्रीनशॉट, उसका पीडीएफ बना करके आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 1 का है, क्या है इसमें? इंडिया रिमेन्स ए ब्राइट स्पॉट टू कंट्रीब्यूट 15% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ इन 2023। ये रिपोर्ट किसका, कौन कह रहा है? तो ये बोल रहा है IMF बोल रहा है, IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड, ठीक है, वैश्विक मुद्रा कोष, ठीक है, विश्व मुद्रा कोष, वैश्विक मुद्रा कोष, ठीक है, इसकी रिपोर्ट है, ठीक है। तो भारत कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 15%। कितना? 15%। देखिए क्या कह रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा सेड। किसने कहा? उसका मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आपको वनडे एग्जाम में इसका नाम पूछ सकता है कि IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम क्या है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है। क्या बोले? व्हाइल डिस्टिंग बोलिए, व्हाइल डिजिटाइजेशन पुल्ड आउट द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी फ्रॉम पेंडेमिक लॉ, ठीक है। और देखिए अब क्या बोला है कि 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी बन गया। अब देखिए क्या है यहाँ पर, यहाँ देखिए, ये पीटी पॉइंट व्यू से यहाँ आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तो ये कि 15% भारत का कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ में, 15%। और आगे देखिए आगे क्या है, ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, वी एक्सपेक्ट इंडिया टू रिटेन ए हाई ग्रोथ रेट 6.8 फॉर द ईयर दैट इंड्स इन मार्च। मतलब इस मार्च में जो इंड होने जा रहा है 31 मार्च को, आपको जो फिनंशियल ईयर जो है, जो रनिंग फिनंशियल ईयर है, ये जो इंड होगा 31 मार्च को होगा। फिर 1 अप्रैल को फिर न्यू फिनंशियल ईयर स्टार्ट होगा, जो 2024 के 31 मार्च तक कंटिन्यू रहेगा। देखिए तो क्या इस फाइनेंशियल ईयर के बारे में क्या बताया गया है IMF द्वारा कि 6.8 रहेगा इसका ग्रोथ रेट, ठीक है। और आगामी जो फाइनेंशियल ईयर है, फॉर FY जो लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म होगा फाइनेंशियल ईयर 2023 to 24, ठीक है। 2023 2024, अप्रैल 2023 टू मार्च 2024, बी प्रोजेक्ट 6.1, ठीक है। देखिए इस दोनों डेटा को याद रखें, 6.8 एंड 6.1। ये कमिंग फिनंशियल ईयर के लिए 6.8 है, ये रनिंग फिनंशियल ईयर के लिए 6.8 है, ठीक है। ये दोनों डेटा को याद रखें। और ये 15% है। इंडिया इज प्रोवाइडिंग अबाउट 50% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ इन 2023, ठीक है। चलिए तो तीनों डेटा को याद रखें पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आइए आगे, तीसरा है, ये एक हो गया, ये पहला, ये दूसरा है। इंडिया बिकम ए बायोडाइवर्सिटी चैम्पियन। इंडिया क्या क्या बायोडाइवर्सिटी में चैम्पियन बन गया, ठीक है। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे आपको, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है ना, बायोडाइवर्सिटी। और उसमें क्या, मैग्रोव वन पर, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है देखें, ठीक है। हाल ही में क्या हुआ, द सम एंड वेरिएशन ऑफ 4 biological wealth known as biodiversity is essential to the future of this planet। मतलब इस प्लानट के लिए, इस ग्रह के भविष्य के लिए बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसेंशियल है, ये जरूरी है, इसेंशियल, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ आवर प्लानट बायोडाइवर्सिटी वाज ए स्ट्रांगली आर्टिकुलेटेड द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस इन मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। क्या हुआ? एक मीटिंग हुआ है। कहाँ हुआ? मॉन्ट्रियल कहाँ? कनाडा में, कनाडा देश में है। ऑन दिसंबर 2022, 19 दिसंबर 2022 को हुआ। इसमें 180 देश इसमें पार्टिसिपेट किया। अब देखिए इससे अब आगे आते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय द conserving 30% of the world's land and 30% of the world's ocean by 2030। मतलब 2030 तक क्या हो जाएगा, 3% लैंड का, 30% लैंड्स का और 30% ओशन का बायोडाइवर्सिटी जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस पर इतना ही। अब आगे आइए,
इस पर देखिए, ये जो है अब इस तरह का जो आर्टिकल आ रहा है, इस तरह का जो एडिटोरियल आ रहा है द हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का, आपको बीपीएससी में भी काम आएगा। क्योंकि बीपीएससी का जो नया सिलेबस बना है, एक पेपर दिया गया है निबंध का, उसमें ये सब काम आएगा आपको। ठीक है, तो निबंध, उसमें 3 तरह के निबंध आएंगे उसमें और एक जो है 3 तरह का निबंध आएंगे और एक तरह में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसा बताया गया है बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो इस तरह का जो आर्टिकल आ रहा है, एडिटोरियल आ रहा है, इन्वायरमेंट पर, पॉवर्टी पर, ठीक है, इकोनॉमिक्स पे, तो ये सब आपको बीपीएससी में जो आगामी एग्जाम होने जा रहा है उसके निबंध में भी ये सब काम आएगा आपको। तो जो बीपीएससी वाले हैं ये भी इसे देखें, और यूपीएससी में तो निबंध का पेपर है ही। चलिए, और पीटी पॉइंट व्यू से भी इस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, चलिए, क्या है प्रोग्राम्स विथ पोटेंशियल, इसमें क्या कर रहा है, यूनियन बजट 2023 है ना, मेंशन द ग्रीन ग्रोथ। क्या क्या यहाँ देखिए, आपको जैसे बीपीएससी 66वीं में क्वेश्चन आया था, 67वीं में क्वेश्चन आया था, एक ऑप्शन दिया गया था बजट योजना के बारे में दिया था, स्कीम के बारे में पूछा गया था, क्या ये स्कीम जो है बजट में शामिल था, बजट में इसका उल्लेख किया गया था। तो देखिए यहाँ क्या है, यूनियन बजट, ठीक है, यूनियन बजट 2023, ठीक है, 2023 के केंद्रीय बजट में मेंशनड, मतलब क्या उल्लेख किया गया है, ग्रीन ग्रोथ, ठीक है, एज वन ऑफ द सेवन प्रायोरिटीज, या उसका नाम दिया गया है क्या, सप्तऋषि। यहाँ देखिए, आपको यूपीएससी पीटी में भी पूछा जा सकता है कितना कि 7 प्रायोरिटीज है या 6 प्रायोरिटीज है, तो 7 प्रायोरिटीज दिया गया है, उल्लेख किया गया है यूनियन बजट 2023 में। ठीक है, और इसका नाम दिया गया सप्तऋषि। ठीक है, सप्तऋषि, अब आकाश में देखते होंगे शाम में, तो सप्तऋषि जो है 7 ताराओं का एक समूह है, सप्तऋषि कहा था, सप्तऋषि दिया गया है ना। इम्फेसिस ऑन ग्रीन, इम्फेसिस मतलब होता है जोर देना, बल देना, इस पर बल दिया गया। इम्फेसिस ऑन ग्रीन ग्रोथ इज वेलकम न्यूज फॉर द इंडिया बायोलॉजिकल वेल्थ एज ए कंट्री इज फेसिंग सीरियस लॉसेस ऑफ द नेचुरल एसेट्स मतलब संपत्ति होता, संपदा होता, एसेट्स सच एज सॉइल्स लैंड्स एंड वाटर। ठीक है, इस तरह का लॉसेस हो रहा है इसमें, किसमें, सॉइल्स लैंड्स एंड वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी, सॉइल्स लैंड्स वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो पहले मैं बताया कि खासकर यूपीएससी के पीटी और मेंस में जो है आपको बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, तो इस तरह का कोई भी कुछ देख रहे हैं न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में, तो अच्छे से करके जाए। ठीक है, देखिए अब आगे चर्चा कर रहा है किस पर, तो यहाँ देखेंगे सप्तऋषि और 7 प्रायोरिटीज, ये पूछा जा सकता है बजट में। ठीक है, कितने प्रायोरिटी रखा गया, 7 प्रायोरिटी रखा गया है। ठीक है, उसी में ग्रीन बजट का जो प्रावधान किया गया है, इसमें मेंशन है ग्रीन बजट 2023 में। आगे देखिए मैग्रोव पर, आगे उल्लेख कर रहा क्या, मैग्रोव पर बताया जा रहा है, नेशनल ग्रीन इंडिया एम्स टू इंक्रीज फॉरेस्ट। क्या है यहाँ देखिए, इसका एम क्या, उद्देश्य क्या है, द नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया एम्स टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर। क्या है इसका उद्देश्य, क्या है, ग्रीन फॉरेस्ट को इंक्रीज करना, बढ़ाना है, डिग्रेडेड लैंड्स एंड प्रोटेक्ट एक्साइटिंग फॉरेस्ट लैंड्स। द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, एक प्रोग्राम भी चलाया गया, इसका नाम है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम हैज़ ए ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, टू इंसेंटिवाइज इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल, ठीक है, एंड रेस्पॉन्सिव एक्शन बाय द कंपनीज, इंडिविजुअल्स एंड लोकल बॉडीज। देखिए तीनों किस्में जवाबदेही दी गई है। इसमें क्या क्या दिया गया है, इंसेंटिव क्या है, इन्वायरमेंट इंसेंटिव, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू इंडिविजुअल कंपनीज, कोई भी कंपनीज है उसकी भी इंडिविजुअल्स, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से, और लोकल बॉडीज, ठीक है, जब पंचायती राज होगा तो लोकल बॉडीज होगा, ये सब की इसमें भागीदारी रहेगी, जवाबदेही दी गई है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको सतत विकास बोलते हैं। ठीक है, ये होता है क्या, वर्तमान में जो भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए वर्तमान में उसको यूज करना, कोई भी जो संसाधन है उसी को कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कई तरह का, कई बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है
ISPD में। इसके बाद UPPCC में कई बार क्वेश्चन आ चुका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कोयला है, तो भविष्य को देखते हुए कोयला का यूज करना है वर्तमान में, ऐसा नहीं कि सभी यूज कर लिए हैं और आगामी पीढ़ी के लिए कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। अब आगे देखें, अब सबसे ज़्यादा इस पर फोकस किया गया मैंग्रोव पर, ठीक है, मैंग्रोव जो है इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाया जाता है वर्ल्ड में तो इंडोनेशिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा, इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में। और भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो वेस्ट बंगाल में, कहाँ, वेस्ट बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है भारत में सबसे ज़्यादा, सुंदरबन डेल्टा। मैंग्रोव वन जो है वहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है जहाँ नदी का मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी का संगम होता है। जैसे कि आप मान लें कि जहाँ नदी का मुहाना होता है, नदी का मुहाना किसे कहते हैं, जब नदी जहाँ समुद्र में मिलती है उसको नदी का मुहाना कहा जाता है। तो मीठा पानी, नदी अपने साथ मीठे पानी लाती है और समुद्र का खारा पानी पहले से ही इसमें उपलब्ध है। तो इसी का संगम जो होता है, मीठे पानी और खारा पानी जो संगम होता है, ये मैंग्रोव वन के लिए क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन होता है, तो यहाँ ज़्यादा विकास होता है। तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वन है इंडोनेशिया में है, और भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन है तो वेस्ट बंगाल में है, उसके बाद गुजरात में है, उसके बाद फिर तेलंगाना में है, ठीक है, तेलंगाना में है, गुजरात के बाद तेलंगाना, ठीक है। और मैंग्रोव वन क्या है, कार्बन सिंक है, ये कार्बन को ऑब्जर्व करता है, अपनी जड़ तना में उसे जमा कर देता है। तो इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो ऑब्जर्व करता है, उसे कार्बन सिंक का भी काम करता है मैंग्रोव वन। और भूकंप और क्या कहते हैं, ये तूफान हो गया, आपको सुनामी हो गया, चक्रवात हो गया, इससे भी बचाव करता है, तटीय इलाके के जनमानस को, जान माल को क्षति होने से बचाता है ये मैंग्रोव वन। आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, NCERT में, किसी भी बुक में, कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होता है सबसे बड़ा कार्बन सिंक का काम करता है, ठीक है। और उसका 4% अधिक, उसका क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का जो कार्बन सिंक का जो कैपेसिटी है उससे 400% ज़्यादा इसका है मैंग्रोव वन का। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा जरूरी है मैंग्रोव वन, ठीक है। इस पर तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको इस तरह से बना करके कि मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा किस देश में है, मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य में है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा कि मैंग्रोव वन से फ़ायदा क्या क्या है, ठीक है। मैंग्रोव वन क्या करता है, तो कार्बन सिंक का काम करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की जो है वो कम होता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कम होता है कार्बन क्या कहते हैं, इसके द्वारा कार्बन सिंक कर लेने से, ठीक है। आप कहेंगे सर जलवायु परिवर्तन के बारे में इतना क्यों बोलते हैं यार, तो इस तरह का क्वेश्चन ये जो है अभी ये पूरे विश्व के लिए ही ये एक समस्या बन चुका है जलवायु परिवर्तन, ठीक है। ये क्या करता है, आप सिर्फ देखते होंगे जलवायु परिवर्तन से आप लोग ये ज़्यादा समझते होंगे कि वर्षा पर प्रभावित होता है, वर्षा का कम होना या वर्षा का ज़्यादा होना, मूसलाधार बारिश होना, है ना, बादल का फटना, ये सब क्या है, जलवायु परिवर्तन का ही कारण है। मतलब चरम गर्मी पड़ना, चरम ठंडी पड़ना, ठंडी भी पड़ता है तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़े, गर्मी पड़े तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े, सब जलवायु परिवर्तन के कारण, ये तो जान रहे हैं। लेकिन एक इस पर क्या है, सामाजिक और इकोनॉमिक कंडीशन पर भी बुरा प्रभाव डालता है, क्या विस्थापन होता है। अभी देख रहे होंगे आप यहाँ उत्तराखंड में क्या हो रहा है कि धरती फट रही है, लोग तो दूसरे क्या हो रहा है, लोग विस्थापित हो रहे हैं, क्या हो रहा है, लोग विस्थापित हो रहे हैं, लोग गांव छोड़कर शहर छोड़ करके जा रहे हैं, अपना गांव शहर छोड़ कर जा रहे हैं, ठीक है। संपत्ति का नुकसान, कई तरह इस तरह का आप जो है आपको निबंध लिखने में भी काम आएगा और मेंस GS में भी आएगा, तो वहाँ काम आएगा कि इससे विस्थापन की समस्या होती है, संपत्ति नुकसान होता है, आय, स्वास्थ्य, देखभाल और शिक्षा जैसी अब सुविधाओं से भी लोग वंचित हुआ आते हैं, आय से वंचित हुआ आते हैं, स्वास्थ्य देखभाल से वंचित हुआ, शिक्षा सुविधाओं से वंचित हुआ आते हैं। इसकी वजह से लोग कमज़ोर समूह और ज़्यादा कमज़ोर हुआ आते हैं और ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। तो इतने एस्पेक्ट्स है इसके, इतने सारे पॉइंट्स बनते हैं। आपको GS आंसर राइटिंग में भी, आपको अगर निबंध आता है, अब BPSC में भी आप पैटर्न चेंज हो गया, वहाँ भी इस तरह के आपको लिखने में काम आ गई। सब पॉइंट मैंने जो बताया है ये सुनते हुए एक आप सिनॉप्सिस बनाते रहेंगे, वहाँ भी काम आएगा, ठीक है। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि आपको दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर दोनों में वृद्धि होती है। दैनिक
क्वेश्चन इस तरह से अगर नया फ्रेम किया जाएगा, क्या ग्लोबल वार्मिंग से दैनिक तापांतर बढ़ेंगे घटेंगे? तो दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर दोनों में वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आप। अब आते हैं 12 नंबर पेज पर। क्या है, देखिए एक फॉसिल दिया गया है ना, इस पर बताया गया क्या, भीमबेटका। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में आप लोग पढ़े होंगे भीमबेटका। भीमबेटका कई बार पढ़े होंगे आर्ट एंड कल्चर के क्लास में, आर्ट एंड कल्चर की बुक में। डिक्निसोनिया फॉसिल यहाँ प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ? भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आइए देखें। तो यहाँ फॉसिल प्राप्त हुआ है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि फॉसिल अभी कहाँ प्राप्त हुआ है। आपको भीमबेटका चर्चा में कहा जाता है, जो चर्चा में है वो पर्चा में आता है। ठीक है, पूछा जाएगा भीमबेटका कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भोपाल के दक्षिण में, मध्य प्रदेश के में जो भोपाल, उसकी राजधानी भोपाल के दक्षिण में रायसेन जिले में है। रायसेन जिले में है। ठीक, इसकी खोज किया था डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर। ठीक है, इसकी खोज किया था डॉक्टर विष्णुधर वाकरकर ने इसकी खोज किया था। कब? 1997 में इसकी खोज किया था। ठीक है, और 2003 में क्या किया गया, यूनेस्को के 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया 2003 में। ठीक है, ये क्या है? गुफा चित्र। यहाँ पर पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के यहाँ चित्र पाए जाते हैं। ठीक है, गुफा चित्र यहाँ मिले जाते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आएगा कि इस तरह से बना के पूछेगा कि भीमबेटका कहाँ, 4 ऑप्शन दे देगा या 4 आपको कुट बना के दे दिया जाएगा। तो भीमबेटका कहाँ है, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में बस। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलिए, आर्ट एंड कल्चर में इसके बारे में पढ़े होंगे और ज़्यादा आप लोग। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, कॉटन आउटपुट लाइकली टू राइज 8% टू दिस सेशन। मतलब 8% जो है इसका पैदावार ज़्यादा हुआ है, 8% इसकी उत्पादन ज़्यादा हुआ है। तो इस बार चर्चा में है कॉटन, तो जो चर्चा में है उसकी पर्चा में आने की संभावना ज़्यादा। चर्चा में पर्चा देखिए क्या है, देखिए The Committee on Cotton Production and Consumption of the Ministry of Textiles estimate the crop size during the current session at 337.23 लाख बेबल्स। बेबल्स माना होता है बंडल, इसको कहते हैं बंडल। ठीक है, बंडल। ठीक है, बंडल। एक बंडल में कितना होता है? 170 kg होता है। ठीक है, तो 337.23 लाख बेबल्स, मतलब इतना बंडल बना है। ठीक है, which is almost 8% क्या है, 8% मोर देन द प्रीवियस सीजन मोर देन द प्रीवियस सीजन, मतलब कि पिछले सीजन से क्या है, 8% ज़्यादा हुआ है इसका पैदावार। ठीक है, through the committee expected the production of 341 lakh bubbles at this meeting in October last year। देखिए, तो चलिए इसके बारे में, चलिए इस पर क्वेश्चन, ये चर्चा में है तो इस पर पर्चा मारने की संभावना है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी? काली। इसी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है, रेगूर मिट्टी। ठीक है, रेगूर मिट्टी। इसे बिना जोते हुए भी, बिना जुताई की मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जब सूख जाता है तो इसमें दरारें पड़ जाती, चौड़ी दरारें इसमें पड़ जाती है। ठीक है, और कपास को जो है वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाइट गोल्ड कहा जाता है, गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, सफ़ेद सोना कहा जाता है इसको। कपास क्या है? खरीफ की फसल है। आपको दे देगा, कई तरह का ऑप्शन दे देगा। कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है, नकदी फसल है, नकदी फसल है, नकदी फसल है, खरीफ की फसल है, नकदी फसल है। ठीक है, अब गर्म जलवायु में ये उगता है। किस जलवायु में? गर्म जलवायु।
जलवायु में उगता है, ठीक है। चलिए अब ये बात कर लिए, अब इसके उत्पादन पर बात करते हैं कि सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। सबसे बड़ा उत्पादक जो है ये भारत में वो कौन है, गुजरात, यहाँ लिख ले गुजरात। सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कौन है, तेलंगाना। सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात में होता है कपास का। अब काली मिट्टी, दक्कन का जो पठार है और काली मिट्टी जो है इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। अब वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है चीन में होता है। कहाँ, चीन में होता है, उसके बाद भारत, उसके बाद अमेरिका, ठीक है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता में भी कपास पाया गया था। कपास का सर्वप्रथम उत्पादन भारत में हुआ है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में इसका साक्ष्य मिला है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता जब चर्चा में है तो पर्चा मारने की संभावना है, तो यूपीएससी की डायरेक्ट न पूछ करके इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पाया गया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पाया गया था। और कपास का उत्पादन, कपास जो है भारत की देन है, क्योंकि वहाँ सूती वस्त्र पाया गया है, इसलिए कपास का उत्पादन का साक्ष्य मिला है वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है, यहाँ से पूछ सकता है ये कहाँ सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है, तो मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र मिला है, ठीक है। और चाइना में, तो चाइना जो है रेशम का जो है ना जन्मदाता चाइना है, रेशम चाइना का देन है, लेकिन कपास भारत की देन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या 13 नंबर पेज का है, सिएटल बिकम्स द फर्स्ट सिटी इन यूएस टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जातीय भेदभाव को बैन करने वाला सिएटल पहला सिटी है। ये कहाँ, अमेरिका का है। कास्ट क्या है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव, ठीक है। तो आपको वनडे एग्जाम या कहीं बातचीत करने के लिए किसी डिबेट में, इंटरव्यू में भी काम आ सकता है, इतना याद रखें, ठीक है। क्या है, हेडेक फॉर डायस्पोरा, ठीक है, साउथ एशियन डायस्पोरा टू द यूएस। कास्ट discrimination does not only take place in other countries, it is faced by South Asian American and other migrants worker, ठीक है। मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है साउथ एशियन नेशन का जो है, साउथ एशियन अमेरिकन जो है वो भी फेस करता है, और अदर माइग्रेंट्स वर्कर भी इसको फेस करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। फिर कल मैं आप लोगों के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर का VVI करंट अफेयर्स जो आपको यूपीएससी प्री IAS प्री 2023 में आपके लिए जो रिलेवेंट हो, उपयोगी हो, ठीक है, यूजफुल हो, वो सब आप लोग के लिए मैं कल लेकर आऊँगा। फिर तो आज इतना ही, फिर अगले कल मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।